अभी अभी कतर और इराक से खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर दिया है। और जो फुटेज इमीडिएटली हमें ट्विटर के ज़रिए देखने को मिली कतर से, जो अमेरिका की एक बेस पे अटैक है। तो कतर एक छोटा सा देश है, मैं भी कई बार वहाँ जा चुका हूँ और वाकई ही वहाँ पे बड़ी डायर सिचुएशन होगी, क्योंकि कतर में ज़्यादातर तो साउथ एशिया के लोग एज वर्कर रहते हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, और बहुत ही छोटा देश है, रिच देश है। अभी कुछ हफ्ते पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई का विज़िट किया था, तो कतर ने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लेज करने की बात की थी। और जाहिर है जो डॉलरों की बारिश मिडल ईस्ट के ये अमीर देश इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमेरिका पे करना चाह रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी, तो उसका मकसद ही यही है कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी दे। लेकिन अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक के बाद क्रॉस फायर में ये देश बहुत वल्नरेबल हो चुके हैं। और ईरान ने जो ये हमला किया है ख़ास तौर पर कतर को चुन के, हालांकि कतर ईरानियंस को भी अकोमोडेट करता था, हमास को भी अकोमोडेट करता था, वो थोड़ा सा हार्ड लाइन देश भी है, अब मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे भी है, तो काइंड ऑफ अ मिक्स। इट्स नॉट लाइक यूएई, बहरीन और ओमान। लेकिन अगर कतर पे किया है तो कतर एक बहुत रिच देश है, और ईरान वही पैगाम देना चाहता है जो पाकिस्तान समटाइम भारत को देना चाहता है कि भाई हम डूबेंगे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि ईरान इस सारी सूरत हाल में डी एस्केलेशन के मूड में नहीं है। उनकी जो कटर किस्म की जो रजीम है वो यही चाहती है कि भाई हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं, बाकी देशों को भी जो खुशहाल हैं वो क्यों खुशहाल हैं, उनको भी हम दीवार के साथ लगाएं। तो ये जो पॉलिसी है ईरान की, क्या ये पॉलिसी ईरान के लिए नुकसानदेह साबित होगी इन द लॉन्ग रन? मगर जब तक ये पॉलिसी ईरान की इस रजीम के लिए इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो, ईरान उस रीजन में अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुका होगा। हमने देखा कि इज़राइल पे भी जो उसके अटैक हुए हैं उसमें इज़राइल की कई इमारतें गिरी हैं, अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो ईरान इसी पोजीशन में है कि भाई हमने तो डूबना ही है और डूबे ही हुए हैं, लेकिन हम तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। तो इस सारी सिचुएशन में क्या अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड इस पर काबू पार लेंगे? ख़ास तौर पर जब ये इतलात आ रही हैं कि कोई एक आध दिन बाद इनका नेटो का इजलास भी हो रहा है, तो नेटो के देश क्या करेंगे और ख़ास तौर पर अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल पे ही मामला नहीं। इज़राइल को तो अमेरिका पैसे देता है, लेकिन कतरी, इमाराती और सऊदीज़ ये अमेरिका को पैसे देते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। और इन्वेस्टमेंट के मामले में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की अभी इन्होंने रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप के विज़िट के दौरान वहाँ पे जो प्लेजेस किए। तो सिचुएशन बड़ी ही डायर है, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे लग ही रहा था कि ईरान के जो तेवर हैं, जो उसके ट्रेंड्स हैं, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ज़रूर इस तरह के हमले करेगा। और उसने ये हमले कर दिए हैं इस चक्कर में कि भाई हम तो डूबे ही हुए हैं, तुम्हें भी डुबोएंगे। मगर वो अमेरिका को डुबो नहीं सकता, लेकिन वो इर्द गिर्द के देशों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। भले से उसके बाद ईरान की रजीम का जो भी हशर हो, वो उनको इसलिए परवाह नहीं, उनको लगता कि हमारा तो हशर होना ही होना है, तो क्यों ना फिर हम दूसरों का हशर भी जितना कर सकते हैं वो करें। सिचुएशन बड़ी ही डायर है। मिडल ईस्ट दुनिया के सॉर्ट ऑफ सेंटर में आता है, और ये बड़े रिच देश हैं। पूरी दुनिया के साथ इन देशों की अच्छी तल्लकदारी है। अब रूस और चीन के लिए भी चैलेंजिंग होगा कि वो ईरान को खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कतरी उनको गैस भी देते हैं
और तेल भी देते हैं, और ईरान से भी उनको गैस और तेल मिलती है, रूस को भी और चीन को भी। रूस को तो इसलिए मिलती है कि रूस आगे फिर उस गैस को बेच बूझ देता है, हालांकि रूस के पास ख़ुद बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं गैस के भी और तेल के भी। तो ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कतरियों के भले से गैस के रिसोर्सेज रूस को ना जाते हो, मगर रूस के रिलेशनशिप कतरियों के साथ बहुत अच्छे हैं। रूस ओपेक प्लस का हिस्सा है। क्या वो ईरान को रोक पाएगा, या ईरान की अब ये जो रोग रजीम है इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि वो शायद उनके प्रेसिडेंट की बात भी ना सुने। तो इन हालात में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? मेरा आज का जो स्पेशल व्लॉग था वो मैंने बुनियादी तौर पर प्लान किया था कि पाकिस्तान ने जो नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनको पीस प्राइज़ मिले, किस बात पे? कि जी उन्होंने हमारी बड़ी सुलह करवा दी थी भारत के साथ। अच्छा भाई, सुलह करवा दी थी तो फिर आप यानी पाकिस्तानी क्यों फतह के जश्न मनाते हैं? आप इतने डरे हुए थे कि उनके साथ सुलह पे आप बड़े खुश हैं और रिलीफ महसूस करते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आप प्रेसिडेंट ट्रंप को यूँ नॉमिनेट कर रहे हैं जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आपके माई बाप हों, और वो तो शायद हैं ही, लेकिन नोबेल प्राइज़ को आप यूँ समझते हैं कि जैसे ये आपके घर का प्राइज़ हो। तो इस सारी सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप की ईगो को पंप करने के हवाले से वो उनको नॉमिनेट कर रहे हैं। इस पर मैं एक अलग से स्पेशल व्लॉग भी लाऊंगा, और बहुत सारे व्लॉग इस पे ऑलरेडी लोगों के आ चुके हैं, मेरे भी एक दो व्लॉग इस मामले पे आ चुके हैं, मगर इस पे मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। अब आप देखिए कि पिछले दिनों ग़ालिबन वेडनेसडे का दिन था, और ग़ालिबन 18 जून का दिन था जब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ को मिले, उनको होस्ट किया, उनको लंच खिलाया वाइट हाउस में, और उन्होंने कहा कि आई लव पाकिस्तान एंड मोदी इज़ फैंटास्टिक लीडर। इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने ये सुलह करवाई, और पाकिस्तान के बिलावल भट्टो हों, या ये चीफ द आर्मी स्टाफ हों, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सभी कहते हैं जी कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के कि उन्होंने इंडिया से हमारी सुलह करा दी। इसका मतलब ये है कि हमारी इंडिया जो पटाई कर रहा था उससे जान छुड़ा दी। और साथ ये कहते हैं कि जी हम तो इंडिया को हरा चुके थे, तो फिर आपको सुलह की क्या ज़रूरत पड़ी थी जब आप इंडिया को हरा चुके थे। अब जो इन्होंने मुलाकात की उससे ग़ालिबन अगले रोज़ या 2 रोज़ बाद, ग़ालिबन मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने एक ट्वीट दिया कि हम नॉमिनेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए। और ये ट्वीट तब दिया जब मुलाकात इनकी हो चुकी थी, उससे 1 या 2 रोज़ बाद इस्तांबुल ओपेक का ही इजलास बाय द वे हो रहा था, जिसमें ये पहुँचे थे आसिम मुनीर भी, जिसमें उनकी शिरकत की मुझे समझ नहीं आई कि उनकी क्या ज़रूरत थी उसमें शिरकत करने की। बहरहाल वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो तब ये ट्वीट आई, और मैं स्क्रीन पे आपके साथ वो ट्वीट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो हमने कॉपी की हुई है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज़। The government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal leadership during the recent जो भी कॉन्फ्लिक्ट इनका हुआ था या वॉर जो थी उसके हवाले से, रिसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, ये शब्द यूज़ किए उन्होंने। ठीक है, क्राइसिस नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं था, वो वॉर थी। कॉन्फ्लिक्ट छोटा है, क्राइसिस दरमियान में है, वो वॉर थी, यानी वो एक्सट्रीम एक्शन था इंडिया का पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस पे वो कह रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज़ करते हुए उनको 2026 का नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। आई डोंट नो 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ क्यों नहीं नॉमिनेट किया, वो तो शायद अब थोड़ा समय रह गया, अक्टूबर में मिलता है जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो सारे, तो शायद वो उसकी अब कंसिडरेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी। नोबेल पीस प्राइज़ वालों ने बताया होगा कि हमने नोबेल पीस प्राइज़ ट्रंप को तो बिल्कुल नहीं देना, लेकिन फिर भी अगर आप नॉमिनेट करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कीजिए। तो अजीबोगरीब मांत्रा है। अच्छा, अब वो इन्होंने मेरा ख्याल 19 या 20 जून को
ये उनको नॉमिनेट किया और 22 जून को अटैक कर दिया अमेरिका ने ईरान पे। तो पहले तो इनकी कोई बात नहीं हुई जिसमें उन्होंने कंडेम किया हो अमेरिका को। फिर उन्होंने बाद में जाके ट्वीट दी, पहले उन्होंने इजराइल को ही कंडेम किया और इजराइल को ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट में उन्होंने कंडेम कर भी दिया। मगर उस ट्वीट से पहले वो स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है और ये वही आदमी है जी। ये 22 को ही इनकी मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, जिसमें आर्मी के 2 बड़े लोग बैठे हुए हैं। उसमें ज़ाहिर है ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, पिक्चर की लैंग्वेज देख लीजिए कि भाई हम तो नॉमिनेट करके आए थे, ये क्या हुआ कि ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया। अगरचे ट्रंप ने जो 2 घंटे की मीटिंग की थी पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ के साथ, वो ईरान के मसला पे की थी और ये बताने के लिए कि ईरान का मामला आगे बिगड़ने जा रहा है, बहुत कुछ करने वाले हैं, आपकी ज़रूरत है, बस तैयार रहें। जो काम आपने अफ़गानिस्तान में किए हैं यहाँ पे कीजिएगा और कुछ आपके लिए पैसों की राहें खोल देंगे। तो इनके लिए लॉटरी निकलने की फिर एक सूरत निकली है पाकिस्तान के जर्नैलों के लिए। तो मेरा गैस ये है कि उस तरह की लॉटरी तो नहीं निकलेगी जो 9/11 के बाद निकली थी या उससे पहले भी जो जहादे अफ़गानिस्तान के सिलसिले में ज़िया-उल-हक के ज़माने से निकलना शुरू हुई थी। तो अब इस लॉटरी की नौयत क्या है? और अब ईरान ने अटैक कर दिया कतर पे और इराक़ की एयर बेसिस पे भी और कतर की एयर बेसिस भी। और ये मामला कितना आगे बढ़ता है, कैसे वेस्ट इसको कंटेन करता है, क्या वेस्ट का मास्टर प्लान है, क्योंकि उनके अपने स्टेक्स तो इवन मिडल ईस्ट के देशों में भी कोई बहुत नहीं हैं भी, चूँकि उनके 40,000 के करीब लोग बैठे हुए हैं। मगर अगर मिडल ईस्ट के देशों की तबाही होती है, उनके लोगों की तबाही नहीं होती, जो अमेरिकी फ़ौजें बैठी हुई हैं, तो शायद कोई बहुत बड़ा मसला उनको नहीं होगा। लेकिन बहरहाल वो अमीर देश हैं, उनकी सिक्योरिटी इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की सर्विसेज अमेरिका देता है बड़े महंगे दामों पे, तो इसलिए चाहेगा कि भाई ईरान को कंटेन करे। तो गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से। अब पाकिस्तान एक तरफ तो यही कह रहा है कि जी हम कंडेम करते हैं, इजराइल को ज़्यादा कंडेम कर रहा है, मगर अमेरिका को भी इन्होंने अल्टीमेटली एक आखिरकार कल की एक ट्वीट में कर दिया, पहले नहीं किया, लेकिन कल की वो ट्वीट भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान कंडेम्स द यूएस अटैक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ विच फॉलो द सीरीज ऑफ अटैक्स बाय इजराइल। वी आर ग्रेवली concerned at the possible further escalation of tensions in the region. We reiterate that these attacks violate all norms of international law and that Iran has the legitimate right to defend itself under the UN Charter. The unprecedented escalation of tension and violence owing to ongoing aggression against Iran is deeply disturbing. Any further escalation of tensions will have severely damaging implications for the region and beyond. We emphasize the imperative need to respect civilian lives and properties and immediately bring the conflict to end. All parties must adhere to international law, particularly international humanitarian law. Recourse to dialogue, diplomacy, in line with the principles and purposes of the UN Charter remain the only viable pathway to resolve the crisis in the region. Islamabad, June 22nd, 2025 को। तो बहरहाल इन्होंने कर दिया और ज़्यादा जोर इनका इजराइल पे है। अब पाकिस्तान के जो बिलावल भट्टो हैं, जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, बिग माउथ हैं और अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं, तो उनका भी स्टेटमेंट bbc-urdu.com पे पब्लिश हुआ, तो मैं उसके भी स्क्रीनशॉट कुछ आपके साथ पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हमने आज ईरान के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमलों की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि इजराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। उनका कहना था कि अगर हमने आज ईरान के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे लिए
बोलने वाला कोई ना होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इजराइल ने ईरान की फ़ौजी क़यादत को उस वक्त निशाना बनाया है जब वो मैदान जंग में नहीं बल्कि अपने घरों में सो रहे थे। उनका कहना था कि ईरानी साइंसदानों, मीडिया और सहाफ़ियों को भी टारगेट किया गया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले की बैनुल-अक़वामी कानून की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी करार दिया। अगर इन न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले के नतीजे में वहाँ से ताबकारी फैली तो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होना बल्कि उसके असरात खित्ते के दीगर ममालिक बशमूल पाकिस्तान तक पहुँचने हैं। मतलब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, और वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया था। अच्छा, इसमें अभी तक पहले पेज में अमेरिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इजराइल की झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया, यानी अमेरिका इंडायरेक्ट हमला सिर्फ इजरायली झूठ की वजह से कर रहा है, नाम नहीं ले रहे इसमें। सिर्फ बाद में गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो आई है उसमें नाम है। अब इसका दूसरा पेज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इजराइल ने ईरान की फ़ौजी क़यादत को उसको निशाना बनाया जब वो मैदान जंग में नहीं बल्कि अपने घरों में सो रहे थे। फिर उनका ये भी कहना है कि इजरायली हुकूमत अमरीकी अवाम को जंग में शामिल होने पर मजबूर कर रही है जबकि अमरीकी अवाम इस जंग के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि पहले इराक़ के बारे इस तरह का झूठ बोला गया था और अब ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। तो वो झूठ भी अमेरिका नहीं, बाय द वे बिलावल भुट्टो बोल रहा था। इजराइल का नाम यहाँ से हटा दो तो वो सदर बुश का नाम ले लो। बिलावल भुट्टो ने दूसरी आलमी जंग पर लिखी गई एक नज़म का हवाला देते हुए कहा, पहले वो फ़लस्तीनियों के पीछे आए, फिर लबनान के पीछे, फिर यमन के और अब ईरान के। अगर हमने आज भी आवाज़ नहीं उठाई तो जब वो हमारे पीछे आएंगे तो हमारे लिए भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो उनका मज़ीद कहना था कि खित्ते में इजरायली हुकूमत की जारहियत को रोकना होगा। हम ऐसा दिन देखना चाहेंगे जब हम सब अमन के साथ रह सकें, लेकिन इस अमन को हासिल करने के लिए उस वक्त काम कर सकेंगे जब नेतन्याहू की हुकूमत की ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जंग को रोका जाए, लबनान में जंग बंदी के मुआहदे की पासदारी और फ़लस्तीनी सरजमीन पर नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर किया जाए। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो सीखी उन्होंने अपने पहले फॉरेन मिनिस्टर होने की हैसियत से वो उन्होंने बरती, और अमेरिका का नाम इस पूरी बयानबाजी में कहीं नहीं है। वो सिर्फ बाद में पाकिस्तान की आ गई प्रेस रिलीज़ जिसमें उन्होंने फिर अमेरिका का नाम लिया, वो भी बड़े माइल्ड अंदाज में, और ज़्यादा इजराइल को ही रगड़ा लगाया। सिचुएशन बड़ी खौफनाक है इस वक्त इन सब बयानबाजियों के बावजूद, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब न्यूक्लियर साइट्स पे हमलों के बाद अपनी एक बहुत ही शॉर्ट सी स्पीच की थी पूरी दुनिया के लिए, तो उन्होंने ईरान को कहा था कि भाई आपके लिए एक इनविटेशन है कि अब आप अमन के रास्ते पे चलें। लेकिन ईरान पहले अमन के रास्ते पे कायम नहीं था। पहले भी वो डेथ टू इजराइल, डेथ टू यूएसए कहता रहता था। किस बुनियाद पे कहता था ये बात समझ से बाहर है। कई लोग मुझसे पर्सनली सवाल उठाते हैं कि भाई आफ्टर ऑल ईरान को तकलीफ़ क्या थी इजराइल से। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। मुझे याद है 79 के रेवोल्यूशन के बाद फिर ईरान ने सोचा कि मैं इस्लामी उम्मा का मैं बन जाऊँ लीडर। सऊदी अरब क्यों है? उस वक्त सऊदी अरब भी और तरह का था, वहाँ तब वहाबियत का बड़ा दौरा था जो अब नहीं रहा। तो ईरान का ये था कि भाई मैं शिया सुन्नी वहाबी जंग में ईरान का ये था कि मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर बन जाऊँ। अच्छा, अब जाहिर है एक शिया देश होने के नाते ईरान को सुन्नी देशों में या शियों को सुन्नी देशों में नहीं चाहा जाता था। ये बदकिस्मती से इस्लाम की तारीख़ में शिया सुन्नी जो लड़ाई है वो 1400 साल से चली आ रही है। तो ये एक रियलिटी है। अच्छा, अब ईरान का ये ख्याल था कि हम ही, जैसे शिया मुसलमान कहते हैं कि हम ही प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं, बाकी ये जो हैं ये तो कुरैशी हैं, कुरैशी टाइप जो लोग हैं ये तो वो कहते हैं ये तो कसाई होते हैं जो इंडिया में होते हैं, तो ये कहाँ से हो गया, हम ही सैयद हैं। तो बुल्ले शाह ने कहा था जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिले सजाइयाँ, जेड़ा सानू राई आखे जन्नत पींगा पाइयाँ। इन्होंने कहा हमें अगर जो सैयद कहेगा उसको दोज़ख मिले, जो हमें अराई कहे उसको जन्नत मिले, क्योंकि उनके बुल्ले शाह के जो पीर थे वो अराई थे। तो एक तो ये भी फैक्टर था बुल्ले शाह का। दूसरा, उन्होंने ये ज़ात पात और सैयद की बढ़तरी वतरी को तोड़ने की इनडायरेक्ट कोशिश की। अच्छा,
पर्सनली ना मैं सैयद के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं खतरी के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ भाई, लेकिन अगर कोई इन बुनियादों पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ है तो वो तो काबिल कबूल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ये रिफ्ट बढ़ती चली गई शिया सुन्नी की, और उस शिया सुन्नी की रिफ्ट के बढ़ने के नतीजा में फिर ईरान ने हमास की मदद की। हालांकि हमास के लोग शिया नहीं थे, हिजबुल्लाह के लोग शिया थे, हमास के लोग सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग थे, लेकिन चूंकि ईरान की गुड्डी चढ़ रही थी, ईरान का बोलबाला हो रहा था और पूरी अरब दुनिया पे ईरान की दहशत फैल रही थी, और अब वो दहशत जो है वो अब इस सूरत में सामने आ गई है जो उन्होंने कतर पे अटैक शुरू कर दिया। कतर पे अटैक से मेरी मुराद ये कतर में यूएस की एयर बेसिस पे। ये मामला कहाँ जाएगा? पाकिस्तान ने जो कुछ कहा था कि जी नॉमिनेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि कतरियों से भी पाकिस्तान को पैसा मिलता है, सऊदियों से भी मिलता है, इमारातियों से भी मिलता है। पाकिस्तान क्या उनके ख़िलाफ़ जाएगा? अल्टीमेटली तो पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ जाएगा। सटल तरीके से जो चाहे वो स्टेटमेंट्स देते फिरे, और आगे आने वाले दिनों में ये जो गंभीर सूरत हाल, अगर ईरान ने इसी तरह कंटिन्यू की, अगर इसी तरह उन्होंने कोई फर्दर अमेरिकन एयर बेसिस पे अटैक किया, अगर ये जो ईरान ने कतरी या इराकी अमेरिकन एयर बेसिस पे अटैक किए हैं, अगर इसके बाद ईरान रुक गया और ईरान ने कहा देखिए हमने बदला ले लिया है अमेरिकियों के अटैक्स का, और अमेरिकियों ने कोई अटैक ना किए, इन बिटवीन अगर ईरान ने अरब देशों पे एक और कोई अटैक कर दिया, तो फिर ऑफ कोर्स अमेरिका को भी आना पड़ेगा, और ये जंग फिर ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस सारे गोरख धंधा के दौरान ईरान किस हद तक आगे जाता है, अमेरिका कैसे उसको मैनेज करता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेता है। ये वो सारी बातें हैं जो आप हमारे टैग टीवी के व्लॉग्स में और मेरे पर्सनल व्लॉग में, पर्सनल ताहिर गोरा के चैनल पे भी आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हमारे चैनल्स को, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो paypal.me/tag-tv इंटरनेशनल या पैट्रियन या आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सेंसिटिव ज़माने में हम सब जी रहे हैं, और इन सेंसिटिव ज़माने के हालात को हम और आप स्टे ट्यून रहते हुए कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ये काम टैग टीवी पे जारी और सारी रहेगा।